हेलो एवरीवन, दिस इज विजय ठाकरे फ्रॉम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां नॉलेज एनरिचमेंट की बात होती है और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को सारी चीजें पता है कि मेरे 9th क्लास के जो धुरंधर वो आ चुके हैं अब क्लास 10th में, और क्लास 10th में आने के बाद 9th क्लास का जो भी पढ़ा हुआ है बहुत सारी चीजों का कॉन्सेप्ट जो है क्लास 10th में यूज होता है यहाँ पे। तो धुरंधर दोस्तों, एक बात याद रखिएगा मेरी कि आप लोगों ने 9th में भी 4 सब्जेक्ट का बैलेंस बनाया था और बहुत 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 बेहतरीन और शानदार रिजल्ट लाया था। उसी तरीके से यहाँ पे क्लास 10th में भी हम लोगों को बहुत मेहनत करनी है, टारगेट रखना है 80 आउट ऑफ 80 का, कुछ भी हो जाए, मतलब हर एक सब्जेक्ट 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स के लिए मेहनत करनी है, 20 आवर्स मेहनत करनी है और कंसिस्टेंटली और पेशेंटली यहाँ पे क्या करना है, वेट करना है बेस्ट रिजल्ट का। तो भाई पेशेंस के बिना ये रिजल्ट पॉसिबल नहीं है, तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग पेशेंस रखते हैं तो ही बेहतर से बेहतर यहाँ पे डिसीजन ले पाते हैं। और पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जितने भी आपको सक्सेसफुल पर्सनालिटीज आप देखने को मिल रहे हैं उन लोगों ने एक ही चीज रखी बेटा, पेशेंस। अगर पेशेंस है तो हर एक यहाँ पे जो भी आप लोगों ने ड्रीम देख रखा है वो फुलफिल किया जा सकता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के टॉपिक नंबर 2 जो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट करा है, अबाउट द लैंड के बारे में पूरा का पूरा। उस टॉपिक से रिलेटेड पूरी हम लोग डीपीपी डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और डीपीपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब आप उस पूरे एंटायर चैप्टर को यहाँ पे समझ लेते हैं, टॉपिक वाइज सारी चीजें क्लियर हो जाती है, तो एक बार प्रैक्टिस 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 से ही बेहतर 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 और बेहतर परफॉर्मेंस आता है ना दोस्तों। इसीलिए प्रैक्टिस करवाने के लिए डीपीपी आप तक पहुंचाई गई है। अब यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ तो आपने लिंक देखी होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डीपीपी दी होगी, उसको डाउनलोड करिए, क्वेश्चंस इसके पूरे लगाइए। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, तो भाई जो हमारा टेलीग्राम पे जो चैनल है उसको ज्वाइन करना है। यहाँ पे आपको डीपीपी सॉल्यूशन पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो चलिए सफरनामा में शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 डीपीपी सॉल्यूशन नंबर 2 की। तो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, बट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी प्रैक्टिस हो सकती है अलग अलग तरीके से हम लोग वो बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाता है आपके, कहता है व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस डज लैंड कवर। अर्थ के पूरे सरफेस पे लैंड का कितना एरिया है जिसने कवर कर रखा है सब कुछ। ठीक है भाई, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इसको मान लेता हूं पूरी अर्थ, ठीक है भाई, चलिए अब ये अर्थ जो है उसको हम लोगों ने क्या करा था दोस्तों, इमेजिनरी लाइन से डिवाइड किया था। इस इमेजिनरी लाइन को क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग, आप लोगों को पता है, कहते हैं दोस्तों 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं सर, बिल्कुल पता है हम लोगों को। इसके बाद जो दूसरी लाइन आती है उसको क्या कहते हैं सर, यहाँ पे 23.5 नदर्न हेमिस्फीयर पे, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर पे जो इक्वेटर के पास में लाइन है उसको हम लोग कहते हैं 23.5। सदर्न हेमिस्फीयर पे कौन सी है, तो उसको कहते हैं दोस्तों यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई। इसके बाद जो हमारा एक और इमेजिनरी लाइन आती है 66.5 नदर्न हेमिस्फीयर पे, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे आर्कटिक सर्कल। और जो नीचे लाइन आ जाती है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल। अब आप लोगों को क्लियर है, ये जो है आपका नॉर्थ पोल है और ये जो है दोस्तों वो आपका यहाँ पे साउथ पोल है, जो कि 0 डिग्री है, जो कि 0 डिग्री है ना भाई। चलिए अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो अर्थ का सरफेस है इसमें यहाँ पे लैंड एरिया कितना है। मगर ये लैंड एरिया समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के बारे में, कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। कहा जाता है लगभग 450 करोड़ साल पहले यहाँ पे अर्थ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है भाई, अर्थ का फॉर्मेशन जब होता है तो यहाँ पे पेंजिया आइलैंड रहता है और पूरा एरिया जो है वो एक सी से कवर रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थेथिस सी।
क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे उसको, थेटिस सी। ठीक है भाई, यही पेंजिया आइलैंड जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है और यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट बनते हैं। ठीक है भाई, ओके। अब यहाँ 7 कॉन्टिनेंट जो बनते हैं वो यहाँ पे लैंड एरियाज है और यहाँ पे उस लैंड एरिया के बारे में ही पूछा जा रहा है कि टोटल हमारे पास लैंड एरिया टोटल कितना है यहाँ पे। ठीक है भाई, चलिए, तो वो क्या 10% है, 20% है, 30% है, या तो वो 40% है। तो हम लोगों को ये पता है सर कि ये जो पूरा एरिया है वो लगभग जो वाटर एरिया है वो है 70% और जो लैंड एरिया है वो कितना है, सिर्फ हमारे पास 30% है। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे आंसर तो होना चाहिए यहाँ पे 30%, बट ऑथेंटिक सिस्टम के साथ हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो चलिए, और हम लोग बात करें तो ये जो अर्थ है वो डिवाइडेड है दोस्तों यहां पे प्लेन्स में, माउंटेन्स में और प्लेट्यू में। ठीक है, लगभग अगर हम लोग प्लेन्स की बात करें तो ये 43% हो जाएगा, ये यहाँ पे 30% हो जाएगा ये, और लगभग जो है ये यहाँ पे 27% हो जाएगा। तो पूरे अगर हम लोग अर्थ का फॉर्मेशन देखें तो ये पीएमपी में है, इसमें पीएमपी, तो लगभग 43% जो है वो हमारा यहाँ पे लगभग मान लेते हैं भाई प्लेन्स, और माउंटेन 30% और 27% जो है हम लोग यहाँ पे इसको प्लेट्यू को मान लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमें क्लियर हो जाता है कि अर्थ का वो सरफेस जो लैंड एरिया से कवर है वो टोटल मिला के कितना होना चाहिए। तो आंसर आ गया है हमारे सामने, वो क्या है आंसर दोस्तों, तो वो है यहाँ पे 30%। क्या है दोस्तों यहाँ पे 30%। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पे मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ द लैंड यूटिलाइजेशन। अब यहाँ पे बोलता है कि लैंड के यूटिलाइजेशन को हम लोग किस तरीके से यहाँ पे बता सकते हैं, कौन कौन सा तरीका है जिससे हम लोग लैंड को जो है आज यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो इसका हम लोग अगर एक सिस्टम समझे तो इस लैंड का यूटिलाइजेशन जो है वो अलग अलग तरीके से हो रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो लैंड एरिया जाता है लगभग फॉरेस्ट में। ठीक है, उसके बाद जाता है दोस्तों यहाँ पे नेट सोन एरिया, जहां पे आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। ठीक है भाई, पहला फॉरेस्ट, दूसरा नेट सोन एरिया, और तीसरा जो एरिया उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे ग्रेजिंग लैंड। अब इसके बाद जो जगह बच जाती है उसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे वेस्ट लैंड, या तो हम लोग इसको बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे बैड लैंड। ठीक है भाई, चलिए, अगर हम लोग इसके एवरेज परसेंटेज की बात करते हैं तो लगभग जो फॉरेस्ट एरिया है वो लगभग हमारे पास 46% अप्रॉक्सीमेटली है। ठीक है भाई, नेट सोन एरिया जो है अगर हम लोग लगभग बात करें तो ये लगभग 20 to 23% पे हमारे पास है। ठीक है, ग्रेजिंग एरियाज की बात करें तो लगभग ये हमारे पास 6% है, और अगर मान लेते हैं बाकी बचा हुआ तो 20 से लगभग 25% जो है वो हमारे पास आज वेस्ट लैंड है। ठीक है, तो इस तरीके से लैंड का अलग अलग तरीके से हम लोग यहाँ पे आज यूटिलाइजेशन दोस्तों कर रहे हैं। ये बोल रहा है कि वो सारी चीज बताइए जो कैटेगरी ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन में नहीं आती है, ये हमें बताना है। तो फॉरेस्ट आता है सर, फैलो लैंड भी आता है, वेस्ट लैंड और बैड लैंड में हम लोग अगर इसको कंसीडर करें तो परमानेंट पेस्चर और ग्रेजिंग लैंड भी आता है, बट अर्बन एरियाज को यहाँ पे लैंड यूटिलाइजेशन में दोस्तों कंसीडर नहीं किया जाता है। ये एग्जाम में हम लोग को बात याद रखनी है। तो आंसर क्या होना चाहिए सर, यहाँ पे अर्बन एरियाज इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फॉरेस्ट को, फैलो लैंड को, परमानेंट पेस्चर्स और ग्रेजिंग लैंड, इन सब को हम लोग लैंड यूटिलाइजेशन की कैटेगरी में दोस्तों कंसीडर करते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। तो ऐसा एक टर्म बताइए जहां पे 5 या 5 साल से ज्यादा अगर कोई खेती नहीं करता है उस जगह पे, तो उसको क्या बोलेंगे, करंट फैलो बोलेंगे, बैरन या वेस्टलैंड बोलेंगे, कल्टिवेबल वेस्टलैंड बोलेंगे, या तो उसको बोलेंगे यहाँ पे अदर देन करंट फैलो लैंड। अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात यह है कि करंट फैलो लैंड का मतलब ये होता है विद इन अ ईयर। अगर साल भर के अंदर उसको खेती ना करी जाए उस लैंड पे, उस जगह को हम लोग दोस्तों बोलते हैं यहाँ पे करंट फैलो लैंड। ठीक है भाई, बैरन लैंड और वेस्ट लैंड का मतलब वो एरिया जहां पे हम लोग एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, मतलब कि जहां पे जो लैंड एरिया है, ध्यान से सुनिएगा भैया, जो लैंड एरिया है उसका यहाँ पे खेती के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, एग्रीकल्चर या यहाँ पे कल्टीवेशन जो है नहीं हो सकता। ठीक है भाई, चलिए
आगे बोलता है कल्टिवेबल वेस्टलैंड, और आगे बोलता है यहाँ पे अदर देन करेंट फैलो। तो यह कल्टिवेबल वेस्टलैंड का मतलब है यहाँ पे भी खेती नहीं की जा सकती। तो अब ये 5 साल से ज्यादा एक कंडीशन डाल रहा है, तो 5 साल से ज्यादा होने के कारण इसको कहा जाएगा दोस्तों अदर देन करेंट फैलो, क्योंकि ये अदर देन करेंट फैलो जो है 1 साल से लगभग 5 साल से ज्यादा का जो समय होता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे अदर देन करेंट फैलो। ठीक है भाई, चलिए कहानी यहाँ तक के क्लियर हो गई। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ये आंसर होगा अदर देन करेंट फैलो। यहाँ तक के कहानी में कोई दिक्कत कोई परेशानी है क्या आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है यहाँ पे, व्हाट इज द टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया एज परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड सरफेस। अप्रोक्सीमेटली कितना एरिया है जहां पे हम लोगों को फॉरेस्ट कवर चाहिए? क्या वो 10% है, क्या वो 23% है, क्या वो 33% है, या वो लगभग यहाँ 46% है? तो हम लोगों को कितना चाहिए भैया? 23% लगभग चाहिए, है ना। तो अगर हम लोग एरियाज की बात करें तो हम लोगों को सबसे ज्यादा चाहिए भैया नेट जोन एरिया, उससे कम चाहिए फॉरेस्ट एरिया, उससे कम चाहिए हम लोगों को ग्रेजिंग लैंड, और सबसे कम जो चाहिए दोस्तों वो चाहिए हम लोगों को यहाँ पे वेस्ट लैंड या तो बैड लैंड। ठीक है भाई, तो 23.81% जो है वो यहाँ पे टोटल फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या होना चाहिए दोस्तों, तो याद रखिएगा, इसके अलावा हमें चाहिए यहाँ पे नेट जोन एरिया पहला, दूसरा चाहिए हमें ग्रेजिंग लैंड, क्योंकि हम लोग लैंड यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, और तीसरा हम लोग को चाहिए वेस्ट लैंड। ये हम बना नहीं रहे, ये तो हो चुकी है ना वेस्ट लैंड और बैड लैंड। ठीक है भाई, तो यहां तक के कहानी क्लियर हो गई, और फॉरेस्ट एरिया लगभग आज जो है वो हमारे पास 23.81% अवेलेबल है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। Which state has the highest net zone area as a percentage of its total land? तो टोटल लैंड के हिसाब से आज यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट नेट जोन एरिया जो है वो किसके पास होना चाहिए? क्या वो पंजाब के पास होना चाहिए, क्या वो हरियाणा के पास होना चाहिए, क्या वो अरुणाचल प्रदेश, या तो वो यहाँ पे मिजोरम के पास होना चाहिए? तो किसके पास होना चाहिए ये हम लोगों से पूछा गया है। ठीक है भाई, अब चलिए, तो यहाँ पे नेट जोन एरिया का मतलब हो गया जहां पे बहुत आसानी से खेती की जा सकती है ये। ठीक है, वो एरिया जो है उसको हम लोग बोलेंगे नेट जोन एरिया। बट ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि अगर हम लोग बात करते हैं पंजाब की, तो ये वाला एरिया मैंने मान लिया भैया पंजाब। अब पंजाब इसीलिए इसको कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे सर 5 रिवर जो है उसका क्या आ रहा है भाई, पानी आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडस, रावी, बीस, चिनाब, सतलज, और आखिरी में हो गई दोस्तों यहाँ पे झेलम। ठीक है भाई, अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि इसको हम लोग पंजाब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पंच का मतलब हुआ है दोस्तों यहाँ पे 5, और यहाँ पे आब का मतलब हुआ पानी। तो 5 जगह से जहाँ पे पानी आएगा उसको बोलेंगे कौन सा एरिया भैया? पंजाब। क्या बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे? पंजाब। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे पंजाब में आने वाली जो सॉइल बनेगी वो सॉइल कौन सी होगी दोस्तों? तो वो सॉइल रहेगी यहाँ पे एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है यहाँ पे मोस्ट फर्टाइल सॉइल होगी। क्या होगी दोस्तों? मोस्ट फर्टाइल सॉइल होगी। ठीक बात है, चलिए अब ये हर साल आती है, इसीलिए इसको हम लोग न्यू एलुवियम कहते हैं, या तो इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों खादर। दूसरा इसको हम लोग ओल्ड एलुवियम कहते हैं जब ये पुरानी हो जाती है, या तो इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे बांगर। ठीक है भाई, बांगर जो सॉइल होगी वहां पे आपको कैंकर नोड्यूल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे दोस्तों? कैंकर नोड्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये मिनरल रिच होने के कारण बहुत अच्छी खेती यहां पे मिलेगी आपको। कौन कौन सी बेल्ट में दोस्तों? तो पंजाब वाली बेल्ट में, आपको हरियाणा वाली बेल्ट में, और तीसरा जो है वो मिलेगी दोस्तों वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। तो ये 3 एरिया है जहां पे आपको अच्छा खासा नेट जोन एरिया दोस्तों यहाँ पे मिलेगा। तो आपको यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश दिया गया, आपको यहाँ पे मिजोरम दिया गया है। ठीक है भैया, अरुणाचल प्रदेश की हम लोग बात करें तो ये कहीं ना कहीं एंड में आता है दोस्तों। यहाँ पे ये आ गया अरुणाचल प्रदेश, और नीचे तरफ आ गया मिजोरम। अब यहाँ पे जो सॉइल मिलेगी वो मेनली या तो फॉरेस्ट सॉइल होगी, या तो वो यहाँ पे माउंटेन सॉइल होगी।
या तो फॉरेस्ट सॉइल होगी या तो क्या होगी दोस्तों, माउंटेन सॉइल, जिसकी फर्टिलिटी जो है वो बहुत कम होगी। जब फर्टिलिटी बहुत कम होगी तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। मतलब अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम तो आंसर नहीं होगा दोस्तों, है ना। मतलब आंसर जो है वो भी यहाँ पे पंजाब और हरियाणा दोनों में से होगा, कोई ना कोई एक होगा, है ना भाई। चलिए, तो ये कहानी समझ में आ गई हमें। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, नेट सोन एरिया जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, तो हरियाणा में होगा। कहाँ पे होगा दोस्तों, हरियाणा में होगा। तो इतना याद रखना है दोस्तों हम लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। बोलता है व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग के लिए हमारे पास आज कितना लैंड एरिया अवेलेबल है, वो 3.38 है, 10% है, 23.81 है या 33% है। तो ध्यान से सुनिएगा भाई, हम लोगों को ये तो क्लियर है सर कि ये जो 33% है ये मेनली हमें फॉरेस्ट चाहिए। और ये कौन से फॉरेस्ट होने चाहिए दोस्तों, ये रिजर्व फॉरेस्ट होने चाहिए, ठीक है भाई। उसके बाद अगर हम लोग 23.81 की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये जो है ये हमें फॉरेस्ट एरिया चाहिए। अब ये रिजर्व फॉरेस्ट और ये फॉरेस्ट, ये सब मिला के टोटल फॉरेस्ट ही बन रहा है, ठीक है। 10% तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और ये जो 3.38% है ये हम लोगों को चाहिए एरिया किसके लिए भैया, ग्रेजिंग के लिए, जहां पे एनिमल जो है आराम से अपनी फॉडर जो है उसकी अवेलेबिलिटी रहने दे। और ये फॉडर की अवेलेबिलिटी से ही क्या हो पाएगा भैया, हमारा लाइव स्टॉक अच्छा हो पाएगा। लाइव स्टॉक होने के कारण हम लोग जो कि लीडिंग प्रोड्यूसर है बेटा मिल्क के, और जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड या व्हाइट रेवोल्यूशन, उसमें लीडिंग प्रोड्यूसर होने के लिए हमें ग्रेजिंग लैंड चाहिए ताकि एनिमल्स आराम से यहाँ पे फॉडर ले सके और मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सके मिल्क का। मगर प्रॉब्लम यह है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा कि अगर यहाँ पे ग्रेजिंग होती है तो ठीक है, बट यहां पे अगर ये ओवर ग्रेजिंग होती है तो इसके कारण जो है सॉइल, यहां पे जो फर्टाइल सॉइल है वो यहां से रिमूव हो जाएगी। द फर्टाइल सॉइल बी रिमूव जस्ट बिकॉज ऑफ द ओवर ग्रेजिंग। और ओवर ग्रेजिंग जी ही है जो आगे चल के हमारे लिए एक मेजर रीजन बनता है लैंड डिग्रेडेशन का। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा क्या है दोस्तों, आज चैलेंज है, ठीक है भाई। चलिए, तो यहां तक के कहानी क्लियर हो गई। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, आप लोगों को बहुत क्लियर है सर। आंसर जो है वो 3.38% होना चाहिए, ग्रेजिंग लैंड एरिया जो हम लोगों को लैंड पे अभी चाहिए। अब आते हैं भाई हमारे अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन का नाम भी समझ में आ गया और काम भी समझ में आ गया, क्योंकि सर रिसोर्स डेवलपमेंट में ये जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़े इतने शानदार तरीके से पढ़े हैं कि अब हमसे कोई भी क्वेश्चन जो है ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे आ चुका है, कहता है व्हाट इज द टर्म यूज फॉर लैंड। एक टर्म बताना है लैंड के यूज का, पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, और वो जो लैंड है उसको नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में लिया जा रहा है। जैसे कि इसको बनाने के लिए यूज किया जा रहा है बिल्डिंग, जैसा कि रोड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, फैक्ट्री बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या इसको हम लोग यहाँ पे बैरन या वेस्टलैंड कहेंगे, क्या इसको हम लोग यहाँ पे करंट फैलो कहेंगे, क्या हम लोग इसको परमानेंट पेस्चर्स कहेंगे, या लैंड नॉट अवेलेबल फॉर यहाँ पे कल्टीवेशन कहा जाएगा, ठीक है भाई। तो बिल्डिंग के लिए, रोड के लिए, फैक्ट्रीज के लिए हम लोग जो है यहाँ पे जो लैंड है उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं दोस्तों अलग अलग तरीके से, ठीक है। वो यहाँ पे बैरन और वेस्टलैंड भी हो सकती है, करंट फैलो भी हो सकती है, परमानेंट पेस्चर भी हो सकती है, और लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन भी हो सकती है। बट ध्यान से सुनना हम लोग को ये जरूरी है, ध्यान से समझना ये जरूरी है कि भाई बिल्डिंग, रोड और फैक्ट्रीज बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है जब वो जमीन छोड़ी जाएगी तब। तो अगर वो जमीन छोड़ी गई है तो वो कौन सी जमीन होनी चाहिए दोस्तों, वो होनी चाहिए करंट फैलो। जो 1 साल के अंदर यहाँ पे अगर खेती नहीं की जा रही है तो उसको छोड़ दिया गया है, तो हो सकता है उसका यूज जो है वो रोड, बिल्डिंग और फैक्ट्रीज को बनाने में किया जा सकता है। तो ये कौन सी जगह होनी चाहिए दोस्तों, ये करंट फैलो होनी चाहिए जिसमें 1 साल अभी कोई भी किसी भी तरीके का काम यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन हमसे, Which activity is mentioned as the most important factor for land degradation? हमें बोल रहा है इन सब में से सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसके कारण लैंड जो है यहाँ पे डिग्रेड बहुत ज्यादा हो रहा है।
ओवर ग्रेजिंग के कारण, वाटर लॉगिंग के कारण, माइनिंग के कारण या डिफॉरेस्टेशन के कारण। ठीक है भाई, तो चलिए भाई हम लोग एक एक चीज को समझते हैं। सारे ही कारण है कहीं ना कहीं लैंड डिग्रेडेशन के। ठीक है भाई, तो अब लैंड डिग्रेडेशन के सारे ही कारण है, जैसा मैंने आप लोगों को अभी समझाया था कि अगर हम लोग मान लेते हैं ये वाला टॉप लेयर है भैया सॉइल का। अब इस टॉप लेयर ऑफ द सॉइल पे क्या है भाई, बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग तरीके से ग्रास लगे हुए हैं। अब क्या होगा भाई, एनिमल जाएगा तो एनिमल क्या करेगा, सबसे पहले ये टॉप लेयर को वो खाएगा, उसके बाद सेकंड टॉप लेयर खाएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा। बट जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि लिमिटेड ही एरिया है हमारे पास इतना ही ग्रेजिंग के लिए। तो अब ये ग्रेजिंग नहीं हो जाएगी, ये तो हो जाएगी दोस्तों ओवर ग्रेजिंग। क्या हो जाएगी, ओवर ग्रेजिंग, जिसके कारण यहाँ पे इसके जो रूट्स है वो क्या करेंगे, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल को छोड़ देंगे, और इसके कारण ये जो है विंड और वाटर के हेल्प से पूरी टॉप लेयर ऑफ द सॉइल जो है रिमूव हो जाएगी। अब वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम ये रहेगा कि मान लेते ये वाला जो एरिया है, ये वाला पूरा एरिया जो है वाटर लॉग्ड है, मतलब इसमें पानी भरा हुआ है। चलिए भाई, अब ये जो पानी भरा हुआ है इसके कारण होगा क्या, इसके कारण एक चीज होगी भाई, ध्यान से सुनिएगा। इसके कारण यहां पे सॉइल में, ये सॉइल जो है एल्काइन हो जाएगी। दूसरा यहां पे इसमें जो सॉल्ट का लेवल है जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों सैलिनिटी, सैलिनिटी भी जो है दोस्तों यहाँ पे बढ़ जाएगी। इतनी बात हम लोग को यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे तो डिफॉरेस्टेशन के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो हार्मफुल गैसेस है, ये हार्मफुल गैसेस जो है आगे चल के हमारे जो अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर उसको कंटिन्यूसली बढ़ाएगी। जैसे CO2 हो गई, CO हो गई, जैसे हम लोग SO2 की बात करें तो ये सारी गैसेस कहीं ना कहीं हमारे अर्थ के लिए डेंजरस है। और ये कहीं ना कहीं O3 जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ओजोन लेयर, इस ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होगी। अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होती है तो जाहिर सी बात है हम लोगों को फेस करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे स्किन कैंसर। ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत डेंजरस साइन है दोस्तों। ठीक है भाई, तो ये सारे कारण हम लोगों ने यहाँ पे समझे, और यहाँ पे इसका आंसर जो है वो होगा दोस्तों यहाँ पे माइनिंग। और हम लोग अगर माइनिंग की बात करते हैं तो इंडिया में जो माइनिंग है मेनली डेडिकेटेडली यहाँ पे 4 स्टेट में जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। तो अगर हम लोग इंडिया को कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं तो ये 4 स्टेट जो है वो कौन कौन से होंगे, हम लोग बात करें यहाँ पे तो ये इस वाले एरिया में है। अब यहाँ पे स्टार्ट करें तो ये है दोस्तों यहाँ पे उड़ीसा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये है मध्य प्रदेश, यहाँ पे हम लोग बात करें यहाँ पे झारखंड, और यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़। तो ये चारों स्टेट में जो कि लगभग छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है। और इसी माइनिंग एक्टिविटीज़ के कारण हेविली जो है यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो एग्जाम में याद रखिएगा दोस्तों, लैंड डिग्रेडेशन के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो है वो है दोस्तों यहाँ पे माइनिंग। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 पे मैं आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है यहाँ पे, Which of the following state is not mentioned as being affected by overgrazing? ठीक है भाई, चलिए हमारी बात को याद रखिएगा। जैसे ही क्लास पे मैंने आपको बताया था मैप के थ्रू, तो मैप के थ्रू बताया था तो आपको याद रहेगा भाई सारा का सारा डेटा जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा ये वाला एरिया हो गया आपका गुजरात, गुजरात के बगल में हो गया यहाँ पे ये राजस्थान, और गुजरात के नीचे तरफ हो गया दोस्तों यहाँ पे महाराष्ट्र। तो ये तीनों जगह जो है दोस्तों, ये तीनों जगह पे सबसे ज्यादा जो है वो ओवर ग्रेजिंग होती है। ठीक है, तो गुजरात में भी ओवर ग्रेजिंग होती है, राजस्थान में भी ओवर ग्रेजिंग होती है, महाराष्ट्र में भी ओवर ग्रेजिंग होती है, मगर उत्तर प्रदेश की कोई भी बात यहाँ पे नहीं की गई है दोस्तों। तो इस तरीके से समझ में आता है कि आंसर जो है वो होना चाहिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश। क्या होना चाहिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्या कहता है ये, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन mentioned
फॉर वाटर लॉगिंग। अब ये बोल रहा है कि क्या प्राइमरी रीजन है वाटर लॉगिंग का, मतलब पानी का इकट्ठा होने का क्या मेजर रीजन है। तो ओवर इरिगेशन जो है वो मेनली यहाँ पे रीजन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, वाटर लॉगिंग के कारण होगा क्या कि एल्केलिनिटी लेवल जो है, एल्काइन लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, एल्केलिनिटी बढ़ जाएगी। और दूसरा जो है यहाँ पे सॉइल जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे सैलिनिटी को फेस करेगी। तो यहाँ पे बोलता है कि इंक्रीज सॉइल सैलिनिटी इन द पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। या डिफॉरेस्टेशन इसका कारण है, क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका कारण है, क्या माइनिंग इसका कारण है, या एक्सेस इरिगेशन इसका यहाँ पे कारण है, ठीक है भाई। तो इरिगेशन के लिए अच्छे खासे डैम चाहिए और डैम जो है रिवर्स पे बनाए जा सकते हैं। हम लोगों ने अभी बात करी कि पंजाब जो है वहां पे अच्छी सारी बड़ी बड़ी नदियां जाती है, जैसे इंडस, जैसे झेलम, जैसे सतलज, जैसे चेनाब, रावी और बीज। तो ये सारी रिवर जाएगी तो डैम्स बनेंगे तो इरिगेशन अच्छा हो पाएगा। मगर ओवर इरिगेशन या एक्सेस इरिगेशन के कारण यहाँ वाटर लॉगिंग भी हमें फेस करना पड़ेगा दोस्तों। तो आंसर क्या होना चाहिए सर, एक्सेस इरिगेशन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है What is the term used for stabilizing of the sand dunes by growing thorny bushes? तो thorny bushes जहां पे है वो कौन सा एरिया होगा दोस्तों, तो हम लोगों को पता है सर वो हमारा थार डेजर्ट होगा। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो वो राजस्थान का थार डेजर्ट होना चाहिए, ठीक है ना भाई। कौन सा डेजर्ट, थार डेजर्ट। थार डेजर्ट जो है वो इंडिया का हॉट डेजर्ट है, ठीक है भाई। चलिए अब ये हॉट डेजर्ट होने के साथ बोल रहा है कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे स्टेबलाइज करना है सैंड ड्यून्स को, तो हम लोग यहाँ पे क्या टॉर्नी बुशेस लगा सकते हैं। इसके कारण होगा क्या, क्या उसके कारण डिफॉरेस्टेशन होगा, क्या उसके कारण रिफॉरेस्टेशन होगा, क्या वो एफॉरेस्टेशन में मदद करेगा, या वो यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन में यहाँ पे मदद करेगा, ठीक है भाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों से पूछता है व्हाट इज द टर्म यूज फॉर स्टेबलाइजिंग ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग टॉर्नी बुशेस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे कहीं ना कहीं पेड़ दोबारा लगाए जा रहे हैं। वहां पे भले ही वो टॉर्नी बुशेस है मगर पेड़ दोबारा लगाए जा रहे हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है भाई, यहाँ पे इसको कहा जाएगा एफॉरेस्टेशन। क्या कहा जाएगा दोस्तों, एफॉरेस्टेशन, ठीक है भाई। चलिए तो अब आप लोगों को यहाँ पे ये भी पता है कि जो टॉर्नी बुशेस होती है, अब यहाँ पे जो पानी होता है, हर प्लांट दिन भर पानी एब्जॉर्ब करता है और रात में ये पानी को वो क्या कर देता है भैया, यहाँ पे छोड़ देता है, ठीक है। और ये पानी छोड़ता है। मगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें राजस्थान के नियर बाय एरिया जहाँ पे बहुत अच्छा खासा डेजर्ट है, अगर वहाँ वो पानी ज़्यादा छोड़ेगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी भाई, पानी ज़्यादा छोड़ने के कारण उस पेड़ के पास भी पानी की कमी पड़ जाएगी। इसीलिए यहाँ पे इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो किस में फॉर्म में होते हैं, वो टिप के फॉर्म में होते हैं। तो जिससे जो वाटर लॉस है वो बहुत कम होगा। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रांसपीरेशन। तो ये ट्रांसपीरेशन जो है वो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें टॉर्नी बुशेस में तो वो बहुत कम होता है, ठीक है भाई। चलिए तो यहाँ तक के कहानी क्लियर हो गया, तो समझ में आ गया सर ये पूरा सिस्टम जो है किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है दोस्तों यहाँ पे एफॉरेस्टेशन से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, Which of the following is not mentioned as a way to solve the problem of the land degradation? इसमें से कौन सी ऐसी बात करी गई है जिससे कि ये जो लैंड डिग्रेडेशन है उसकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। एफॉरेस्टेशन है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, अगर ग्रेजिंग का प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाए और वहां पे एफॉरेस्टेशन होने लग जाए, पहली बात। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ द प्लांट, अब ये शेल्टर बेल्ट क्या होता है इसको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए मान लेते हैं ये हम लोगों ने कॉर्नर्स बना दिया, ठीक है भाई। अब यहां पे क्या करा हम लोगों ने, इन कॉर्नर्स पे यहां पे इस तरीके से प्लांटिंग कर दी भैया ट्रीज की। अब इसके कारण होगा क्या, इसके कारण जो हवा आने वाली है, मान लेते हैं इस तरीके से जो हवा आने वाली है वो डायरेक्टली हिट करेगी इन ट्रीज पे, और इन ट्रीज पे हिट करेगी तो अब यहां पे जो सॉइल है दोस्तों, ये जो सॉइल है वो यहां पे सेफ बच जाएगी,
ठीक है भाई। चलिए, तो ये ही कहीं ना कहीं कहलाता है प्लांटिंग ऑफ द शेल्टर बेल्ट। क्या कहलाता है दोस्तों यहाँ पे? प्लांटिंग ऑफ द शेल्टर बेल्ट। और ये हमारे जो फर्टिलिटी है सॉइल को उसको भी बचा के रखता है, और टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है उसको रिमूव होने से भी बचाता है। एक्सेसिव माइनिंग, अगर माइनिंग हम लोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो, और इंडिया में माइनिंग सबसे ज्यादा कहां पे हो रही है दोस्तों? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और कौन सा क्षेत्र है भाई? तो वो है झारखंड। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, या हम लोग क्या करें? प्रॉपर डिस्चार्ज करें जितना भी डिस्पोजल एफ्लुएंट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उन सब का। तो इन सब से हम लोग लैंड डिग्रेडेशन को बचा सकते हैं, मगर एक्सेसिव माइनिंग से लैंड को और ज्यादा हम लोग क्या कर देंगे? डिग्रेड कर देंगे। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा जो जमीन है वो क्या हो जाएगी दोस्तों? खराब हो जाएगी। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे? एक्सेसिव माइनिंग इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ में जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है मुझसे यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, बोलता है व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द पैसेज। अगर मान लेते हैं, अगर हमारे पास पूरा कंटेंट दिया गया है तो उस कंटेंट में हम लोगों ने जो अबाउट लैंड पढ़ा है तो उसमें मेन फोकस क्या किया गया है? तो वो वाटर कंजर्वेशन की बात करी है, एयर पोल्यूशन की बात करता है, यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन की बात करता है, या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करता है। तो टॉपिक हमारा लैंड से रिलेटेड था, तो जाहिर सी बात है ये लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड बात कर रहा होगा। किससे रिलेटेड भाई? लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड बात कर रहा होगा। ठीक है भाई। चलिए आंसर की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है हमारे पास। Which of the following activities is not listed as a cause of land degradation in India? इंडिया में यहाँ पे जो लिस्ट दी गई है उसमें से कौन सा कारण नहीं है जिससे लैंड यहाँ पे डिग्रेड हो जाता है? ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का मतलब अभी हम लोगों ने समझा था कि टॉप लेयर जो है वो धीरे धीरे करके रिमूव होते जाएगी। अगर ग्रास रिमूव हो जाएगा तो वो सॉइल भी चले जाएगी। दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण लैंड डिग्रेड होती है। रिफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, अगर मान लेते हैं फॉरेस्ट को दोबारा लगाया जाएगा तो यहाँ पे लैंड डिग्रेड जो है वो कम हो जाएगी दोस्तों, और फॉरेस्ट को कम लगाया जाएगा तो वो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन जो है वो दोस्तों यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होने लगेगा। ठीक है भाई। चलिए, तो आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे? रिफॉरेस्टेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन और मोर देन वन एग्रीकल्चर ईयर। ऐसा एक टर्म बताइए जिसमें कि लेफ्ट कर दिया है किसको? सॉइल को, एक या एक साल से ज्यादा के लिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैरन वेस्टलैंड बोलते हैं, कल्टिवेबल वेस्टलैंड बोलते हैं, करंट फैलो बोलते हैं, या परमानेंट पेस्चर बोलते हैं। तो इसको हम लोग दोस्तों बोलेंगे यहाँ पे परमानेंट पेस्चर, या करंट फैलो, या कल्टिवेबल, या बैरन वेस्टलैंड। तो सब सारे के सारे ऑप्शन जो है नियर बाय, बट हम लोगों को पता है सर अभी ये खेती करना छोड़ी गई है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे करंट फैलो लैंड। क्या बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे? इसको करंट फैलो लैंड इज द करेक्ट आंसर। 15 का सी आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे 16 पे आते हैं। क्या कहता है? What is the primary reason for land degradation? वो पूछ रहा है कि प्राइमरी रीजन बताइए लैंड डिग्रेडेशन का इन मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज। और यहाँ पे मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज की अगर हम लोग उस पैसेज, मतलब पूरा जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है उसको हम लोग एक पैसेज मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या रीजन रहेगा मेट्रोपॉलिटन एरियाज में लैंड डिग्रेडेशन का? क्या वो ओवरग्रेजिंग होगा, क्या वो एक्सेसिव माइनिंग होगा, क्या वो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट होगा, या डिफॉरेस्टेशन होगा? तो हमें पता है कि जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहां पे बहुत अच्छे से आज क्या एस्टैब्लिश हो चुके हैं सर? इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी सेक्टर बहुत अच्छे से वहां पे परफॉर्म कर रहा है। तो अब ये सेकेंडरी सेक्टर जब चीजों को बनाएगा, प्रोडक्शन करेगा, तो जाहिर सी बात है वहां पे बहुत ज्यादा वेस्ट निकलेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट, या बोलेंगे हम लोग इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सी आंसर होगा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ चुका है हमारे पास। कहता है 17 में विच रीजन इन इंडिया is mentioned as being affected by excess irrigation leading to water logging। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा एरिया है जहां पे ज्यादा से ज्यादा वाटर लॉगिंग होती है। ठीक है भाई। अब बोल रहा है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालयास, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स, या ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है। तो अगर हम लोग इसको ड्रॉ करके समझेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात यह है कि वाटर लॉगिंग तो तब ज्यादा होगी जब वहां पे अच्छी खासी रिवर्स के वाटर का फ्लो होगा। ठीक है भाई। चलिए, अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया को, अगर हम लोग भागों में बांटेंगे, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया दोस्तों नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट, ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट, और ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे चार चीजें दे रहा है, बोल रहा है वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स कहाँ पड़ेंगे दोस्तों? इस वाले एरिया में वेस्टर्न घाट्स है यहाँ से। ठीक है भाई। ये वाला एरिया जो है वेस्टर्न घाट हो गया हमारे लिए।
ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ पे बोल रहा है ईस्टर्न हिमालयाज, मतलब कि हिमालयाज की रेंज, मतलब कि ये वाला एरिया जो है ईस्टर्न हिमालयाज है, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन वाले की एरिया की बात करता हूँ, ये नॉर्थ वेस्ट प्लेन वाला एरिया, ये वाला एरिया, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे राजस्थान आ जाएगा, ठीक है भाई। और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा सर, गुजरात आ जाएगा, ठीक है भाई। अब बोलता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, तो ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है ये वाले एरिया, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो गया, ठीक है भाई। चलिए आप ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पे रिवर्स जो है वो बहुत ज़्यादा दिख रही हैं आपको, जिसमें मैंने आप लोगों से बात करी थी कि जो रिवर है उसमें हो जाएगी भैया इंडस, रावी, बीस, चेनाब, रावी के बाद आ जाएगा यहाँ पे सतलज। तो ये सारी रिवर जब आएंगी तो वाटर कैपेसिटी ज्यादा होगी। अब ये नॉर्थ वेस्ट एरिया में इसके ऊपर चले जाए तो ये हो गया हमारा पंजाब, ये हो गया दोस्तों यहाँ पे हरियाणा। तो अब ये सारी जगह पे वाटर लॉगिंग जो है वो बहुत आसानी से हो सकती है। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो ये जो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स है यहाँ पे वाटर लॉगिंग ज्यादा दिखेगी, ना वेस्टर्न घाट्स में, ना ईस्टर्न हिमालयाज में, न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। तो सबसे ज्यादा वाटर लॉगिंग जो है वो कहाँ दिखेगी दोस्तों हम लोग को, यहाँ पे वो दिखेगी दोस्तों नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में। अब वाटर लॉगिंग के कारण क्या हो जाएगा भाई, सॉइल में एल्केलिनिटी बढ़ेगी, ठीक है, और दूसरा जो है जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा सलाइन हो जाएगा। ये दो ड्रॉबैक निकल के आएंगे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है भाई। चलिए तो दो ड्रॉबैक हम लोगों को समझ लें यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो आंसर क्या होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर तो होगा नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स। क्लियर हो गया दोस्तों यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टर्म यूज फॉर लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप। अगर मान लेते हैं वहां पे अलग अलग तरीके के अलग अलग मिसलेनियस जो है ट्री क्रॉप लगाए जा रहे हैं। ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया, मगर इनको नेट सोन एरिया में जो है इंक्लूड यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। क्या ये परमानेंट पेस्चर्स है, क्या ये कल्टिवेबल वेस्टलैंड है, क्या ये बैरन एंड वेस्टलैंड है, या ये अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है। तो यहाँ पे बोला भैया मिसलेनियस होना चाहिए वो एरिया, और दूसरा यहाँ पे ट्री क्रॉप ग्रोव्स होना चाहिए जो कि इंक्लूड नहीं होता है नेट जोन एरिया में। तो उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको हम लोग, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। चलिए इसको याद रखिएगा, आंसर को याद रखिएगा। वो सारे एरिया जो मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव्स में होते तो है मगर वो नेट जोन एरिया में इंक्लूड नहीं होते, तो उसको अदर अनकल्टिवेटेड लैंड हम लोग यहाँ पे कहते हैं। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट मेंशन्ड एज अ सॉल्यूशन टू लैंड डिग्रेडेशन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज नॉट मेंशन्ड एज द सॉल्यूशन टू द लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का ये सॉल्यूशन नहीं है। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, माइनिंग एक्टिविटीज हमारे यहाँ कहाँ हो रही है दोस्तों, मध्य प्रदेश में हो रही है, छत्तीसगढ़ में हो रही है, उड़ीसा में हो रही है और झारखंड में हो रही है। ठीक है भाई। तो कंट्रोल करना माइनिंग एक्टिविटीज को, मतलब कहीं ना कहीं लैंड डिग्रेडेशन को यहाँ पे कम करना है। दूसरा ओवरग्रेजिंग, अरे भाई ओवरग्रेजिंग का मतलब क्या होता है, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल रिमूव हो जाएगी क्योंकि एनिमल्स वहीं ज्यादा से ज्यादा फॉडर को इनटेक करेंगे तो वहां पे प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी। तो ओवरग्रेजिंग तो इसका रीजन नहीं है। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, हाँ इससे लैंड डिग्रेडेशन जो है वो कम हो सकता है। एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, एफॉरेस्टेशन और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग से भी हम लोग लैंड डिग्रेडेशन को जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। ओवर ग्रेजिंग जो है इसका गलत आंसर है भाई। ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, बोलता है What is the term used for land left uncultivated for more than 5 agriculture year? 5 सालों से ज्यादा अगर उस लैंड को छोड़ दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, तो जाहिर सी बात है दोस्तों उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे अदर देन करेंट फैलो। क्या बोलेंगे दोस्तों, अदर देन करेंट फैलो। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आता हूं मैं। कहता है लैंड कवर्स अप्रोक्सीमेटली डैश ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। एग्जैक्टली देखा जाए तो लैंड कवर करता है अर्थ सरफेस का कितना परसेंट एरिया, तो वो है दोस्तों एग्जैक्टली 29%। क्या भाई 29%। तो 29% तो ये हो गया भैया हमारा यहाँ पे 29% ये हो गया और 71% ये हो गया। टोटल मिलाएंगे तो अर्थ हो गया भाई यहाँ पे 100%। ठीक है। और अर्थ को इसलिए कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे वाटरी प्लैनेट। क्या कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे अर्थ को, वाटरी प्लैनेट। ओके चलिए तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 29% इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन इंक्लूड्स, कौन सा
जो लैंड अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन को, उसको हम लोग किस किस कैटेगरी में कंसीडर कर सकते हैं, डैश एंड डैश। तो वो क्या क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है कि वो एरिया जिसको हम लोग यहाँ पे कल्टीवेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे माउंटेन्स, या तो हम लोग इसको बोलेंगे दोस्तों डेजर्ट। तो दोनों को ही हम लोग यहाँ पे कल्टीवेशन में कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कहता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड इंक्लूड्स परमानेंट पेस्चर्स। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड तो है मगर उसमें परमानेंट पेस्चर्स जो है वो इंक्लूडेड है, एंड ग्रेजिंग लैंड्स, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव्स एंड, और हम लोग उसको क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको हम लोग यहाँ पे, फॉरेस्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम लोगों से पूछता है यहाँ पे फैलो लैंड आर कैटेगराइज इनटू, फैलो लैंड को कैटेगराइज किया गया है किस किस में, डैश और डैश में। तो उसको हम लोग कहते हैं भैया टेम्पररी फैलो लैंड और दूसरा परमानेंट फैलो लैंड, ठीक है। तो फैलो लैंड दो पार्ट में डिवाइड हो गए दोस्तों यहाँ पे, एक तो हो गया टेम्पररी फैलो लैंड और दूसरा जो होगा वो होगा यहाँ पे परमानेंट फैलो लैंड, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे हम लोग आते हैं। क्या बोलता है यहाँ पे, द फॉरेस्ट कवर्स इन इंडिया इज लेस देन द प्रेस्क्राइब्ड डैश ऑफ द टोटल कंट्रीज लैंड। अब ये बताना भैया कि टोटल कंट्रीज लैंड का कितना एरिया जो है आज यहाँ पे लेस देन हो चुका है, तो वो कितना है भाई 33%। हम लोगों को पता है कि 33% यहाँ पे फॉरेस्ट रिजर्व होना ही चाहिए दोस्तों, ये इंडिया का एवरेज फॉरेस्ट रिजर्व होना चाहिए, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग से कहता है यहाँ पे, बोलता है कि द टोटल नेट सोन एरिया ऑफ इंडिया इज डैश ऑफ द टोटल लैंड इन द कंट्री। ये कितना परसेंट है ये बताना है हमें। तो नेट सोन एरिया 46% है आज, कितना है 46। फॉरेस्ट कितना है दोस्तों, तो लगभग 23%। ग्रेजिंग लैंड की बात करें तो लगभग 3 से 4% है, और हम लोग अगर वेस्ट लैंड और बेड लैंड की बात करें तो ये लगभग 20 से 25% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर लैंड डिग्रेडेशन। क्या सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है लैंड डिग्रेडेशन के लिए, तो हमने कहा था 4 स्टेट में सबसे ज्यादा हो रही है माइनिंग, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इसी के साथ ये माइनिंग जो है रिस्पॉन्सिबल होती है दोस्तों लैंड डिग्रेडेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 28 हमारे सामने आता है, कहता है ओवरग्रेजिंग ऑफ लैंड बाय एनिमल्स। ओवरग्रेजिंग तो एनिमल्स ही करेंगे भाई, रिजल्ट इन द रिमूवल ऑफ ग्रास। अब जाहिर सी बात है टॉप लेयर पे ग्रास है तो ग्रास ही रिमूव होगी ओवर लार्ज एरिया, मेकिंग इट इजी फॉर डैश एंड डैश टू रिमूव द सॉइल। अब यहाँ पे बताइए भैया रिमूव द सॉइल बोल रहा है तो क्या क्या होना चाहिए, तो भैया बहुत आसानी से हवा इस टॉप लेयर ऑफ द सॉइल को उड़ा के ले जाएगी, और अगर वाटर फ्लड के फॉर्म में आ गया तो भी टॉप लेयर ऑफ द सॉइल जो है वो यहाँ से उड़ा के ले जा सकती है। तो विंड और वाटर जो है ये पूरी टॉप लेयर ऑफ द सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। नेक्स्ट बोलता है माइनिंग एंड डिफॉरेस्टेशन हैव डिटेरियोरेटेड द क्वालिटी ऑफ लैंड इन। माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन के कारण बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे बहुत ज्यादा क्वालिटी जो है लैंड की वो डिटेरियोरेटेड हो गई, मतलब बद से बदतर हो गई है। वो क्या क्या है भाई हम लोग को यहाँ पे ये बताना है। वो स्टेट होने चाहिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, ठीक है भाई। ये कहाँ पे है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास वाले एरिया में है, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने आ रहा है। क्या कहता है, एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। एफॉरेस्टेशन और प्रॉपर मैनेजमेंट जो होता है ग्रेजिंग का, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट। बिल्कुल सही बात है, हम लोग क्या कर सकते हैं, शेल्टर बेल्ट बना सकते हैं, कॉर्नर्स पे प्लांट लगा सकते हैं ताकि विंड और वाटर का डायरेक्टली कोई भी इफेक्ट ना पड़े। डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफिलेंट, और हम लोग जो प्रॉपर डिस्चार्ज करेंगे और डिस्पोजल करेंगे इंडस्ट्रियल एफिलेंट का, ये हमारे लैंड को भी बचाएगा, वाटर बॉडीज को भी बचाएगा। एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट आर सम ऑफ द वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ। कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात हो रही है, तो वो बात हो रही है सर लैंड डिग्रेडेशन की। किसकी बात हो रही है सर, लैंड डिग्रेडेशन की, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो एक नए तरीका का क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में पूछा गया है, ठीक है। चलिए समझिएगा, लैंड कवर्स अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। लैंड जो है कहीं ना कहीं 30% एरिया कवर करती है पूरे अर्थ सरफेस का। नहीं भाई, ये अप्रोक्सीमेटली 29% है। कितना है, अप्रोक्सीमेटली 29% है, ठीक है भाई। तो ये बात जो है वो फॉल्स दी गई है। क्या दी गई है दोस्तों, फॉल्स दी गई है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन इंक्लूड्स ओनली बैरन एंड वेस्टलैंड। लैंड जो है अभी अवेलेबल नहीं है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन इंक्लूड्स, उसमें क्या क्या हो जाता है, बैरन और वेस्टलैंड दोनों आ जाती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, नहीं सर, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दी गई है। तो स्टेटमेंट क्या हो गई दोस्तों, यहाँ पे फॉल्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड इंक्लूड्स
ओनली परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, जो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है उसमें परमानेंट पेस्चर आता है और ग्रेजिंग लैंड आता है, बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत दिया गया है। तो आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा फॉल्स। फैलो लैंड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू करेंट फैलो एंड अदर देन करेंट फैलो। फैलो लैंड को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, करेंट फैलो और यहाँ पे बोलता है अदर करेंट फैलो। भैया टेम्पररी और परमानेंट होता है, क्या होता है, टेम्पररी और परमानेंट, ठीक है ना भाई। और इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं इसको यहाँ पे फैलो लैंड एंड अदर करेंट फैलो लैंड। तो फैलो लैंड को दो भागों में बांटना है हम लोगों को, करेंट फैलो जो है 1 साल के अंदर, और जो अदर देन करेंट फैलो है वो 1 साल से 5 साल के अंदर होता है, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 जो है, द फॉरेस्ट कवर्स इन इंडिया इज ग्रेटर देन द प्रेस्क्राइब 33% ऑफ द टोटल कंट्रीज लैंड। जाहिर सी बात है ये बात गलत हो गई है हमारे लिए, क्यों, क्योंकि सिर्फ इसको फॉलो करने वाला एक स्टेट है जिसका नाम है मध्य प्रदेश। क्या नाम है दोस्तों उसका, मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बोलता है भाई द टोटल नेट सोन एरिया ऑफ इंडिया इज 46.24% ऑफ द टोटल लैंड इन द कंट्री। तो ये क्या बात है भाई, ये टोटल नेट सोन एरिया जो है वो 46% है, 46.24% ऑफ द टोटल लैंड इन द कंट्रीज, ठीक है भाई। तो कंडीशंस के हिसाब से ये बात जो है क्वेश्चन नंबर 36 में बिल्कुल सही कही गई है, अप्रोप्रिएट कही गई है। तो ये जो आंसर है वो ट्रू दिया गया है दोस्तों। अब यहाँ पे बात बहुत क्लियर और बहुत कॉन्सेप्ट वाली हो गई है कि भैया ये जो परसेंटेज है वो तो याद करनी पड़ेगी, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। तो सबसे पहली बात जो याद करनी है वो बात करनी है दोस्तों नेट सोन एरिया की, जो लगभग 46% है अप्रॉक्सीमेटली। दूसरी जो बात है वो बात है दोस्तों यहाँ पे फॉरेस्ट की, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 23% है। तीसरी अगर हम लोग बात करें तो वो है हमारे ग्रेजिंग लैंड की। तो ये जो ग्रेजिंग लैंड एरियाज है वो लगभग मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे 4% मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, 3 से 4%, ठीक है। और चौथा जो है वो वेस्ट लैंड या तो ग्रेजिंग लैंड, ठीक है, ये मान लेते हैं 20 से 25%। इस तरीके से जो है हमारे कैलकुलेशन निकल के आती है लैंड एरिया के यूटिलाइजेशन के, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमें क्लियर हो गया और कॉन्सेप्ट भी दोस्तों जो है 100% हमारा क्लियर हो चुका है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ओवरग्रेजिंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ फैक्टर ऑफ फॉर लैंड डिग्रेडेशन। ओवरग्रेजिंग कारण ही नहीं है लैंड डिग्रेडेशन का, ऐसा नहीं है भाई, ये बात गलत कही गई। ओवरग्रेजिंग तो बहुत बड़ा रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का, तो ये फॉल्स बात कही गई है, ठीक है भाई। वाटर लॉगिंग इज कॉज्ड बाय अंडर इरिगेशन ऑफ लैंड। नहीं भैया, वाटर लॉगिंग जो है इज कॉज्ड बाय अंडर इरिगेशन नहीं होता, ये तो गलत बात है, ये ओवर इरिगेशन के कारण होता है। तो ये बात क्या कही गई है दोस्तों यहाँ पे, ये बात बिल्कुल गलत कही गई है, ठीक है भाई। माइनिंग एंड डिफॉरेस्टेशन हैव डिटेरियोरेटेड द क्वालिटी ऑफ लैंड ओनली इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। सिर्फ यहाँ पे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में हो रहा है, नहीं भाई, माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन के कारण छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और यहाँ पे मध्य प्रदेश भी परेशान है। तो ये बात बिल्कुल जो है वो यहाँ पे गलत करी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमसे कहता है एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को ज्यादा लगाना इज नॉट मेंशन्ड एज अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन। एफॉरेस्टेशन किसी भी तरीके से सोल्यूशन नहीं है किसका, लैंड डिग्रेडेशन। अरे भाई लैंड डिग्रेडेशन के लिए तो एफॉरेस्टेशन ही सबसे ज्यादा चाहिए, तभी जाके तो यहाँ पे फायदा हो पाएगा। तो आंसर जो है वो होगा दोस्तों यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। इसी के साथ हमारा डीपीपी सॉल्यूशन नंबर 2 जो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पूरी तरीके से समाप्त होता है। टॉपिक के बाद डीपीपी करना जरूरी है। जो भी अप्स डाउन्स लग रहे हैं वो सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे सारा डेटा ये जो सॉल्यूशंस का है वो पूरा का पूरा अपलोडेड है। तो इस साल टीम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला एक नए अंदाज में आपके लिए पढ़ाई बेहद आसान बनाने लेके आई है और लेके आई बहुत सारे सेलिएंट फीचर जैसे ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, डीपीपी, अगर बात करें हैंड रिटन नोट्स की और स्टडी मटेरियल। और आपको इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के पहुंचाना है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा ना इंडिया। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और ये वीडियो आपको बहुत शानदार और जानदार लगी, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे एक जगह पे क्लियर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।